हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर मेडिकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वन इज अबाउट द कस्टोडियल डेथ्स। कई बार क्या होता है, पुलिस ने जब किसी को भी गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, ठीक है, वो चाहे अक्यूज था या कन्विक्ट था। अक्यूज का मतलब है जिसके ऊपर अभी क्राइम के जो एलिगेशन लगे हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं। वहीं पे जो दूसरा आता है कन्विक्ट, उसके ऊपर प्रूव हो चुके हैं। तो कई बार उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आ रखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और जिसको हम नक्सलिज्म भी बोलते हैं इंडिया के अंदर, नक्सलिज्म, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में स्टडी करा कि जो कस्टोडियल डेथ्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड गवर्नमेंट को बोला गया है कि इट्स टाइम, हाई टाइम की कोई एक्ट लाई जाए और स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इसको लेके लाए जाएं। तो सबसे पहले कस्टडी होती क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। कस्टडी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है किसी की गार्जियनशिप में आ जाना। जैसे हमारे भी गार्जियन बने होते हैं ना हॉस्टल वगैरह में, तो उसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ बोली जाती है कि किसी का गार्जियन बन जाना। और यहाँ पे एक लाइन आप यूज कर सकते हो कि एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, ठीक है। जितने भी अरेस्ट होते हैं वो सारे कस्टडी होते हैं, पर सारी की सारी कस्टडी अरेस्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की भी तो कस्टडी होती है। जब डाइवोर्स केस चल रहा होता है तो बोल देते हैं ना कि किसकी कस्टडी में बच्चा जाएगा। सो सारे के सारे अरेस्ट तो कस्टडी होते हैं, पर सारे के सारे कस्टडी अरेस्ट नहीं होते। बच्चे की कस्टडी से याद रख लो इसको। देन जो कस्टडी होती है वो भी दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी, दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19, 20 एंड 21, 19 इसको स्किप कर सकते हो आप। यहाँ पे आर्टिकल 20, 21 एंड 22 के बारे में पढ़ते हो। जहाँ पे अगर मैं सिर्फ बात करूँ आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 बोलता है कि आप किसी को भी दोषी जबरदस्ती नहीं ठहरा सकते, यानी कि आपको प्रिवेंशन मिल रखा है कन्विक्शन से। कोई भी आपको जबरदस्ती कन्विक्ट नहीं ठहरा सकता, ठीक है, ताकि फटाफट से केस सॉल्व हो जाए। तो उस केस में आपको जबरदस्ती कोई भी कन्विक्ट ठहरा नहीं सकता। और जो पनिशमेंट होती है कन्विक्ट को, वो हमेशा कैसे मिलती है, जब क्राइम हुआ था तो उस टाइम के हिसाब से, जब क्राइम हुआ था तो उस टाइम के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। और एक गलती के लिए सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट दी जा सकती है। देयर वाज द केस, एक लेडी थी जिनको 30 इयर्स के लिए अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए जेल में डाल दिया गया था। 30 इयर्स के बाद पता चलता है कि उनके हस्बैंड जिंदा हैं और कोई वहाँ राइट एक्स्ट्रा अफेयर उनका चल रखा था, उन्होंने शादी वगैरह कर ली थी। तो फिर वो लेडी जैसे ही जेल से बाहर आती है वो उनको मार देती है। पर अब दोबारा से उनको जेल में नहीं रखा जा सकता था बिकॉज उनका हस्बैंड जिंदा था। और 30 साल तक वो लेडी सजा काट के आती है तो उसको ऑलरेडी वो पनिशमेंट मिल चुकी थी, ठीक है, जो क्राइम उसने किया ही नहीं था। तो यहाँ पे एक जो क्राइम होता है उसके लिए एक ही बार पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। और एक और चीज आर्टिकल 20 बोलता है कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते, ठीक है। आपको अपने खिलाफ कोई भी गवाही देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, वही सारी चीजें टैकल आउट करते हैं। फिर आता है आपके पास आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे लाइफ की अगर बात करें तो आप इसमें बोला जाता है आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी का होमिसाइड नहीं कर सकते। होमिसाइड का मतलब होता है जब पर्सन ए ने पर्सन बी को मार दिया, दैट इज होमिसाइड। दूसरा बोलते हैं आप सुसाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा बोलता है आप पॉल्यूशन भी कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हवा ही साफ नहीं होगी तो आप कैसे जिंदा रहोगे, अच्छे से बीमारियां लगती रहेंगी। एंड एक और चीज बोलते हैं कि बेटर हेल्थ सबको मिलना चाहिए, दैट इज राइट टू लाइफ। वहीं पे पर्सनल लिबर्टी के अंदर अगर देखें तो आप देखोगे कि आपके पास राइट है कि आपके पास अपना पर्सनल टाइम हो सकता है, ठीक है, एकांतवास जिसको बोलते हैं। तो यू हैव राइट टू पर्सनल टाइम। उसके बाद आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो, यू आर अलाउड टू डू फॉरेन ट्रेवल। उसके बाद आपके पास अपनी प्राइवेसी है, ठीक है, यू हैव योर प्राइवेसी। और अडल्ट्री के ऊपर भी ये बात करता है। अडल्ट्री का मतलब होता है जब जो मेल है या फीमेल है रिस्पेक्टिवली, अगर वो मैरिड है पर उनका कहीं और भी अफेयर है, तो दैट इज द अडल्ट्री। इसको पहले अबॉलिश कर दिया गया था अंडर द सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, और अभी थोड़े टाइम पहले आप देखते हो कि दोबारा से इसको लीगलाइज कर दिया गया है, ठीक है। सो ये जो है दैट वाज द आर्टिकल नंबर 21। इसके बाद आता है दैट इज द आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ये आपको प्रोवाइड करता है। दो तरह की डिटेंशन हो सकती है, एक होती है आपके पास प्यूनिटिव और दूसरी होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी क्राइम कमिट कर चुका है, अब उसको अरेस्ट किया जा रहा है। वहीं पे प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है, निवारक जिसको बोलते हैं कि आइडिया है पुलिस को कि ये क्राइम कमिट कर सकता है, अभी किया नहीं है तो इसको पहले ही अरेस्ट कर लेंगे, होम अरेस्ट पे रख दिया,
किसी होटल में रख देते हैं, कई बार कहीं रेस्टोरेंट में रख देते हैं. सो दैट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी कि पुलिस कस्टडी क्या होती है. अब देखो, जब भी अरेस्ट होता है ना, तो क्राइम के बाद तो एफआईआर दर्ज होती है. क्या होता है? एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होता है, जिसको एज अ वारंट यूज किया जाता है, और जिस पर्सन के ऊपर ये एफआईआर दर्ज होती है उसको दिखाया जाता है कि ये लो, ये आपके अगेंस्ट वारंट आ रखा है, और उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है. फाइनली अरेस्ट करने के बाद पुलिस को उस पर्सन को, चाहे वो अक्यूज है या कन्विक्ट है, उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ लेके जाना पड़ता है? जज के सामने. जज के सामने नहीं तो फिर जो भी मैजिस्ट्रेट है वहाँ पे, उनके सामने लेके जाना पड़ता है. जब मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं तो उसमें 24 आवर्स का टाइम दिया गया होता है कि इसी के अंदर आपको लेके आना पड़ेगा. ठीक है. इसमें जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं होता, यानी कि आपको पुलिस थाने से लेके कोर्ट तक का कितना टाइम लगा वो इंक्लूडेड नहीं होता. तो उसके अलावा 24 आवर्स आते हैं. इसमें एक और चीज, छुट्टी आ जाए बीच में तो छुट्टी भी इंक्लूड नहीं होती 24 आवर्स में. ठीक है. 24 घंटे के अंदर जज के पास रिप्रेजेंट करना पड़ता है. ठीक है. अब उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में ही आ जाते हैं. पर अब क्या होता है, जो अक्यूज होता है या कन्विक्ट होता है, वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है जो उनके केस को लड़ेगा. लॉयर फिर डिसाइड करता है, उनके जो भी एविडेंसेस रिप्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उस पर्सन को अब पुलिस रिमांड में रखना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखना है या फिर बेल दे देनी है. ठीक है. सो ये चीजें होती हैं. तो पुलिस कस्टडी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अक्यूज को अरेस्ट कर लेता है और एक रिसिट बना देता है इन्फॉर्मेशन की, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कंप्लेंट या फिर रिपोर्ट बाय पुलिस, जिसमें पूरा का पूरा क्राइम के बारे में बताया होता है. और दो चीजें जो मैंने आपको बताई, दैट इज प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव. तो यहाँ पे मेंशन करा गया है कि प्रिवेंट भी करता है, या तो क्राइम हो चुका है या तो प्रिवेंट करेगा, तो इस वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है. यहाँ पे जो अक्यूज होता है उसको लॉकअप में रख दिया जाता है. अब स्पेसिफिक टाइम फ्रेम क्या है, तो पुलिस ऑफिसर के पास 24 आवर्स का टाइम होता है कि वो सस्पेक्ट को इंटेरोगेट कर सकता है. अगर उसने देखा कि जो सस्पेक्ट है वो गिल्टी है, तो ड्यूटी बनती है पुलिस की कि उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करी जाए और उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए. अब आती है जुडिशियल कस्टडी. इस कस्टडी के अंदर क्या होता है, जो अक्यूज होता है उसको जेल के अंदर रखा जाता है, और ऑर्डर किसने दिया होता है, तो मैजिस्ट्रेट ने दिया होता है. जब भी अक्यूज प्रेजेंट किया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, ही या शी, ठीक है, कैन बी इधर, तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है या फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है बाया मैजिस्ट्रेट. डिपेंड करता है कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, उसी ने किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीजें वेरी करती हैं. तो जुडिशियल कस्टडी के बाद पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है. तो जो अक्यूज होता है जुडिशियल कस्टडी के अंदर, उस टाइम पुलिस के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो उसको इंटेरोगेट करे. एंड कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है, तो पुलिस को लगता है कि हमें इंटेरोगेशन करने की ज़रूरत है, तो पुलिस रिमांड में उस अक्यूज को भेज दिया जाता है, जो कि 7 से 14 दिन तक भी चल सकती है. उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, दैट इज अबाउट कि कस्टडियल डेथ क्या होती है. तो जब पर्सन पुलिस की कस्टडी में था तो उनकी डेथ होगी. ठीक है. जो अक्यूज था या कन्विक्ट था, उनकी डेथ हो जाती है. तो जेल में भी हो सकता है, और एक और रीजन हो सकता है कि जो कन्विक्ट था वो ऑलरेडी बीमार था और किसी ने उसकी बीमारी पे ध्यान नहीं दिया, उस वजह से उसको टॉर्चर करते रहे और उसकी डेथ होगी जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. कोई भी रीजन हो सकता है, दवाई नहीं मिली टाइम से जिसके ऊपर वो पर्सन जिंदा था. तो उन सारे केसेस में क्या होता है, कस्टोडियल डेथ के केसेस देखने को मिल जाते हैं. तो ये जो कस्टोडियल डेथ होती है नेचुरली भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि पुलिस इन्वॉल्व भी नहीं थी फिर भी डेथ होगी, तो वो हो सकता है कि बीमार हो, सिकनेस हो, कोई ऐसी सिकनेस जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. अब रिसेंट केसेस और स्टेट ट्रेंड्स देखें अगर कस्टोडियल डेथ के, तो सबसे ज्यादा जो केसेस देखे गए हैं कस्टोडियल डेथ्स के, वो देखे गए हैं गुजरात के अंदर, हाईएस्ट नंबर. उसके बाद महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड बिहार. यूपी के डीजीपी थे एक, उन्होंने कि डेथ्स को रोक सकते हैं, वो मैंने आगे मेंशन करी हुई है, वहां पे देखते हैं. इसके बाद सस्पेंशन इन तमिलनाडु, पुलिस इंस्पेक्टर थे एक तमिलनाडु के अंदर, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया जस्ट बिकॉज टॉर्चर क्रिएट किया गया उस पर्सन के ऊपर और कस्टोडियल डेथ के इंसिडेंट देखने को मिला. केसेस ऑफ कस्टोडियल अब्यूज के केसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक सब इंस्पेक्टर थे सूरत के, तो ये माना गया कि उन्होंने मर्डर किया है इन द कस्टडी. ठीक है. बाय कस्टोडियल टॉर्चर किया और उस पर्सन की डेथ हो जाती है. तो ये चीजें आती हैं. तो क्या कंसर्न्स हैं जो कि कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड है. सबसे पहला तो आता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉज. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली आर्टिकल 20, 21 एंड 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी होती है वायलेशन. तो जो कस्टोडियल डेथ है ड्यू टू टॉर्चर और वायलेंस बाय पुलिस,
ये हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर और वैल्यूज के अगेंस्ट है। दूसरा जाता है अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज। इसका मतलब है कि जो पुलिस अथॉरिटी है वो कन्विक्ट को अब्यूज करती है इवन बिफोर द फॉर्मल अरेस्ट, यानी कि अभी जज के सामने भी रिप्रेजेंट नहीं किया था, उससे पहले ही वो थर्ड डिग्री के जो मेथड्स हैं उनको यूज करने लग जाते हैं, टॉर्चर करने लग जाते हैं। उस केस में उनको इंजरीज भी हो जाती हैं। रिसेंटली पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने ये चीज उठाई हुई थी कि जो कस्टोडियल डेथ है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कि पावर का अब्यूज किया जा रहा है, पावर को मिसयूज किया जा रहा है, और जो पावर है वो अनइक्वली डिवाइडेड है अमंग द पुलिस ऑफिसर्स। इसके बाद सवेयर ऑफेंसेस कमिटेड बाय पुलिस मिसयूजिंग द कस्टडी। मिसयूज किया जा रहा है बेसिकली जो कस्टडी में जब किसी भी कन्विक्ट या अक्यूज को रखा जाता है। रेप भी देखा गया है, जैसे मथुरा रेप केस। ये मथुरा एक ट्राइबल गर्ल हुआ करती थी, कहाँ पे, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। 1972 में ये ट्राइबल गर्ल का रेप कर दिया जाता है बाय 2 पुलिसमैन इन द पुलिस स्टेशन। इसके बाद हैरेसमेंट, इसका भी एक केस आता है, नीलावाटी बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में क्या हुआ था, जो विक्टिम था वो हैरेसमेंट और साथ में पुलिस ने उसको बहुत मारा था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इलीगल डिटेंशन, तो डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी, अभी हमने पर्सनल लिबर्टी के बारे में पढ़ा, तो विदाउट फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ लॉ अमाउंट टू इलीगल डिटेंशन। इसमें अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, कॉन्टिन्यूस रिस्ट्रेंट आ जाते हैं, तो इसमें वायलेशन हो जाती है राइट टू लाइफ की, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। इसका भी एक केस था, दैट इज द रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था, रुदल शाह, इसको बेल मिल चुकी थी बट 14 साल तक जेल में ही रखा गया, और तो ये भी इनकी डेथ हो जाती है बाय दिस टाइम। फेक एनकाउंटर, प्रदीप शर्मा का नाम आपने सुना होगा, तो मुंबई में इन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था, तो 2006 में पता चलता है कि इन्होंने फेक एनकाउंटर्स करे थे। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो स्ट्रिक्ट अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जैसे कि आई टोल्ड यू अर्स्टवाइल पहले के एक डीजीपी थे, दैट इज प्रकाश सिंह, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, इन्होंने बोला कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनना चाहिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पे पुलिस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट करी जा सके, और जो सेपरेशन है करनी चाहिए किस किस के बीच में, इन्वेस्टिगेशन के बीच में, लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शन के बीच में, और मेरिट के बेसिस पे डीजीपी अपॉइंट होने चाहिए, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। 2 ईयर का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए एसपी और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के लिए, कंपनसेशन दी जानी चाहिए विक्टिम को। इसके अलावा टाइम फॉर रिफॉर्म्स इन द पुलिस एटीट्यूड, उनको थोड़ी सी ह्यूमन राइट और डिग्निटी, यानी कि उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, वो भी सिखानी चाहिए। देन मेक मोर मॉनिटरिंग एंड इंक्वायरिंग, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ताकि जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं उनके साथ भी कोई आवाज़ उठा सके। देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अलाउ कर देना चाहिए इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इवन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजेड ह्यूमन राइट वायलेशन, एंड ऑल्सो द jurisdiction should be expanded on human right violation by armed forces with appropriate measures। इसके बाद आता है असिस्टेंस टू विक्टिम एंड फैमिली, जैसे कि नीलावाटी वेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में हम देखते हैं हैरेसमेंट और बीटिंग की वजह से क्या हुआ था, उनकी डेथ कर दी गई, ठीक है, और बाद में वो अक्यूज ही रहे, कन्विक्ट भी प्रूव नहीं होते हैं, तो यहाँ पे फैमिली को भी हेल्प कर देनी चाहिए। उसके बाद लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो बांग्लादेश ने एक कस्टोडियल डेथ के ऊपर एक्ट बनाया था, तो काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ है वहाँ पे, तो इंडिया भी वैसा ही कुछ कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2017, तो प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है उन्होंने इनैक्ट करे हैं लॉ ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द कस्टोडियल टॉर्चर इन द कंट्री, तो अब टाइम आ चुका है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। उसके बाद टाइम फॉर कोलैबोरेशन, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करके हमें रिड्रेस करना चाहिए जस्टिस। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन करा है यूएन टॉर्चर कन्वेंशन इन अक्टूबर 1997, बट अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज भी आते हैं जो कि ह्यूमन राइट से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स 2015, यूएन का चार्टर 1945, यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम 1950। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाए गए हैं अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर, ये ह्यूमन राइट्स को लेके थे, ये कस्टोडियल टॉर्चर को लेके हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ 1948, यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945, नेल्सन मंडेला रूल्स 2015, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984। इसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंडिया के अंदर आप देखते हो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ को लेके ये न्यूज़
आती है जहाँ पे इलेक्शन भी हुए थे थोड़े टाइम पहले, और एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे इन फ्रंट। एंड एक तो ये न्यूज़ थी। दूसरा, जो ट्राइबल रीजन है छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलरली बस्तर वाला एरिया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसे जैसे दिखता है आपको नक्शा, तो नीचे वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पे आ जाता है बस्तर। तो माओइस्ट इंसर्जेंसीज की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड है। हम देखते हैं यहाँ पे नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जो इलेक्शन हुए माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, उनको शेड्यूल 5 एरियाज में इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे भी वायलेंस हमें देखने को ही मिलता है। और उसके बाद बोला गया कि अभी क्या देखा गया रिसेंटली कि जो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने 29 माओइस्ट को बस्तर रीजन में किल किया। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको लेफ्ट विंग टेररिज्म या फिर रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट भी बोला जाता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। चाइना में एक माओ करके पर्सन हुआ करता था, उसने बोला कि अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है ना तो वेपन्स उठा लो, आर्म्स उठा लो। ठीक है, वहीं से इंस्पायर होके यहाँ पे इंडिया में बंगाल वाले रीजन में कुछ लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि जग्गी कौन थे, तो जगन संथाल थे, ये जगन संथाल थे, सन्याल थे। तो वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए और एक एरिया हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे नक्सलवाड़ी करके एक एरिया था। नक्सलवाड़ी एरिया में उन्होंने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली फ्रॉम द माओ आइडियोलॉजी, और उन्होंने यहाँ से चला दिया नक्सलवाद यानी कि नक्सलिज्म। अब होता क्या है, ये भी क्या बोलते हैं कि अगर हमारी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही, बेसिक नीड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो रोटी कपड़ा मकान, वो तो सभी को पता है, साथ में हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हमें नहीं मिल रही तो हम वेपन्स उठा लेंगे। तो ये इंडिया का मतलब जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है, इंडिया के अंदर उसको नक्सलवाद से जाना जाता है। ठीक है, 1967 के आसपास ये काफी ज्यादा फ्लरिश करती है। एंड मेनली ये टारगेट करते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। होता क्या है, यहाँ पे इंडिया के अंदर हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाई जाती है, जिसके तहत जो फॉरेस्ट वेलर्स थे, ट्राइबल्स थे, जिनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे ज्यादा हुआ करती थी, वहीं से तो वो चीजें लिया करते थे। पर जब कंजर्वेशन एक्ट आ जाता है तो उनको प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है कि आप फॉरेस्ट की प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट हो गए गवर्नमेंट के, और ऐसे ग्रुप्स बनने लगे। और इंडिया के अंदर अगर देखें तो होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 90 डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ऑल्दो इन वेरिंग डिग्रीज। बट आज हम रिसेंट डेटा देखेंगे कि किस तरह से डिक्रीज हुआ है। अब स्टेट्स कौन कौन सी सबसे ज्यादा इंपैक्टेड थी? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ये तो था हिस्टोरिक। बट अभी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो नक्सल से अफेक्टेड एरियाज हैं वो आपको तेलंगाना वाले एरिया में, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पे मिलेंगे। महाराष्ट्र में बहुत हद तक कम हो चुका है, मध्य प्रदेश में बहुत कम बचा हुआ है। सो यू कैन एनालाइज कि बहुत ज्यादा डिक्रीज भी हुए हैं केसेस। हाईली अफेक्टेड आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, ग्रीन कलर में आपको सिर्फ मार्जिनली अफेक्टेड दिखेंगे, एंड ऑरेंज कलर के मॉडरेटली अफेक्टेड है। ठीक है, सो अभी जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार वाला एरिया ज्यादा आपको अफेक्टेड दिखेगा। इसके बाद बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला कि जो 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो निकल चुकी हैं यहाँ से, और उसके अलावा 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई हैं जहाँ पे नक्सलवाद के केसेस मिले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के मांडला वाले एरिया में, कबीर धाम छत्तीसगढ़ में, उसके बाद अंगुल और बौद्ध उड़ीसा वाले एरिया में, वेस्ट गोदावरी ये आंध्र प्रदेश में आ जाता है, मल्लापुरम, पलाक्कड़, वायनाड ये केरला के अंदर आ जाते हैं। तो ये 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई हैं। उसके अलावा अभी का जो करंट डाटा है इसको थोड़ा सा कंपेयर किया गया है पास्ट के साथ, तो बोला गया कि 2022 तक अगर देखें तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है नक्सलिज्म के केसेस में। 77% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, इफ कंपेयर टू द 2010 का डेटा। उसके बाद बोले डिक्रीज इन द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी अफेक्ट कम हुई है। अभी हमने देखा ना, पहले 90 हुआ करती थी, अब बोलते हैं कि 45 ही रही हैं। 44 आउट भी तो करी, पर 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड भी हुई। उसके बाद बोलते हैं कि कैजुअलिटीज में भी डिक्रीज हुआ है। पहले जहाँ पे देखें अगर 2022 में, तो 90% तक कैजुअलिटीज डिक्रीज हो चुकी हैं। एंड जो पीक ऑब्जर्व हुई थी वो थी 2010 में, 98 2022 डेथ देखने को मिली है। पर अगर 2010 में देखोगे तो 1005 डेथ्स देखने को मिली हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें 2004 से 2014 तक, तो इस बीच में 17,679 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड 6,984 डेथ्स देखने को मिली है। रिसेंट ट्रेंड्स अगर देखें 2014 टू 2023, तो इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो 2014 से लेके 2023
तक का डेटा, तो यहाँ पे 7,649 डेथ्स हुई हैं रिलेटेड टू द इंसिडेंट्स हुए हैं और 2020 डेथ्स हुई हैं रिलेटेड टू द नक्सलिज्म। रीजंस क्या हैं? तो इक्विटेबल डेवलपमेंट, जो उनकी डिमांड है, पॉवर्टी वाले एरियाज हैं, बहुत हाई लेवल की पॉवर्टी देखने को मिलती है, बहुत कम डेवलपमेंट हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन है एंड सोशल एक्सक्लूजन है, लोग भी इनको अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। सेकेंड आता है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है, इन्होंने जो ग्रीवेंसेज हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के, उनके जो लैंड है, फॉरेस्ट है, मिनरल राइट्स हैं, उनको उनसे छीन लिया, तो उसकी वजह से जब डिप्राइव हुए तो उन्होंने वेपन्स उठा लिए हैं। गवर्नेंस डेफिसिट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया जो है, इन यहाँ पे कमी देखने को मिलती है इफेक्टिव गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की और सर्विस डिलीवरी की। टाइम से चीज़ें नहीं पहुँचती, स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है काफ़ी वीक है, और अगर हैं तो करप्ट हैं या फिर एब्सेंट है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ग्रुप जैसे चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। वहीं पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप जो है ये वायलेंस का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिसरप्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जैसे कि इलेक्शन, पंचायत एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। आइडियोलॉजिकल अपील, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो ग्रुप हैं दे रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड क्लासेस। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जिनको दबाया गया है, पास्ट में मनी लेंडर और लैंड ऑनर्स जो हुआ करते थे, फोर्स्ड लेबर इनसे करवाया करते थे, बंधुआ मजदूरी जिसको आप बोलते हो, तो बोला जाता है कि आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसी रेडिकल आइडियोलॉजी को आज तक फैलाया जा रहा है और आर्म्ड रेवोल्यूशन लेके आया जा रहा है आइडियोलॉजी के बेसिस पे। और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? तो माओ जेडोंग जो हुआ करता था, चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर था, और उसकी वजह से नक्सलवाड़ी में हम देखते हैं 1967 में जो है ये इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ से एक पार्टी भी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। कुछ जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स हैं, इनके लिंक एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट से भी मिलते हैं, इंडिया और अब्रॉड से भी पैसा आता है। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, उसमें कल्चरल चेंजेस भी आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती है, विच कैन लीड टू द सेंस ऑफ डिसलोकेशन एंड एलिनेशन। उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, दे में ऑफर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस टू इंडिविजुअल हु फील्ड मार्जिनलाइज्ड। हाँ, एक आइडेंटिटी मिल जाती है, जो मार्जिनलाइज्ड फील करवाया जाता है ना जिनको, उनको लगता है नहीं यार यहाँ पे थोड़ी पहचान तो मिल रही है। अब सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे सीएपीएफ को डिप्लॉय किया गया, उसके अंडर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ आ जाता है, आईटीबीपी आ जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी के केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, और पुलिस के प्रेजेंस भी हमने इंक्रीज करी है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग स्टेट पुलिस, अब देखो लोकल पुलिस को यहाँ पे बढ़ावा देने की जरूरत है, बिकॉज उनको नक्सलाइट की जो लैंग्वेज होती है उनका आइडिया होता है, और दूसरी चीज जो टेरेन होता है किसी भी रीजन का, ज्योग्राफी होती है, तो लोकल पुलिस को ज्यादा चीजें पता होती हैं। हम देखते हैं कि जैसे हमारे सीआरपीएफ के पास्ट में अगर देखें तो वो ऑपरेशन कंडक्ट किया करते थे, स्पेशली अगर अप्रैल और जून, स्पेशली जो ऑटम सीजन आते हैं ना, उनमें जब किया करते थे तो नीचे पत्ते गिरे होते थे, नक्सल लाइट्स होते थे, इनको पता होता था कि पत्तों की आवाज आ जाएगी जब उनके ऊपर कोई चलेगा, तो दे यूज्ड टू मेक अ यू शेप उनके ऊपर एम्बुश लगाने के लिए। एम्बुश होता है छुप के अटैक करना, गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह आपने सुना होगा। तो एम्बुश बना लिया करते थे, जब वो वापस आने लगते थे ना तो उनको घेर लिया करते थे सारी डायरेक्शन से, और बहुत सारी सीआरपीएफ बीएसएफ की डेथ देखने को मिल जाती थी यहाँ पे। तो मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट, तो जैसे कोबरा कमांडोज आगे, ग्रे हाउंड्स, इनको क्रिएट किया गया है स्पेशली जो नक्सलाइट लीडर से ही डील करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके, इनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया जा सके, बेसिक नीड लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये प्रोवाइड किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके, उनकी स्किल को एनहांस किया जा सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिस्टिक बनाया जा सके, और जो नक्सलाइट में इनकी रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पे इनको वेपन भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है, उस चीज़ से बचाया जा सके। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, तो उसके लिए एक स्कीम आती है वन धन विकास केंद्र मनरेगा, तो इनका भी मेन एम है कि किस तरह से हम इनका लाइवलीहुड जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली द ट्राइबल कम्युनिटीज जिनकी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है।
एंश्योरिंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, लैंड राइट्स दे दिए जाएं। जो ट्राइबल पीपल हैं जिनकी डिपेंडेंसी आप देखते हो ज़्यादातर किस पे होती है, फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स पे होती है। उसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आ जाता है, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एक्चुअल में जाके वो पता करी जाए। और अदर मेजर्स में आप देखते हो सिविक एक्शन प्लान भी बनाए गए हैं, फाइनेंशियल ग्रांट्स एलोकेट करी जाती हैं CAPF को, ताकि वो वेरियस सिविक एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में कंडक्ट कर सकें। सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, इसमें क्या किया जाता है, जो नक्सलाइट के पकड़े जाते हैं ना कुछ एक मेंबर्स, उनको बोला जाता है कि आप सरेंडर कर दो, हम आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। कई बार देखा गया कि उनको पुलिस में भर्ती कर दिया गया, पर वहाँ पे उनको जब पता चला ना कि उनका यूज हो रहा है, उनको ऐसी सेंस आ जाती थी कि यहाँ पे तो यूज हो रहा है हमारा, हमसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जा रही है नक्सलाइट्स के बारे में, तो वो क्या करते थे, अगेंस्ट हो जाया करते थे पुलिस में। तो वो केसेस भी देखे गए हैं। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन पैकेज इंक्लूड करे गए हैं कि अगर कोई सरेंडर कर देता है तो यहाँ पे 2.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा जो लेफ्ट विंग कैडरे होंगे उनको दिए जाएंगे। 1.5 लाख फॉर मिडिल और लोअर रैंक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैडरे टू बी केप्ट इन देयर नेम एज फिक्स्ड डिपॉजिट, और जिसको विड्रॉ करा जा सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years टू सब्जेक्ट अ गुड बिहेवियर, अगर अच्छे बिहेवियर में रहते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पार्टेड ट्रेनिंग इन अ ट्रेड वोकेशन फॉर दियर लाइकिंग एंड पेड करा जाएगा उनको मंथली स्टाइपेंड 4,000 फॉर 3 years। फिर समाधान डॉक्ट्रिन चलता है। समाधान क्या बोलता है, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड key performance indicators, key result areas, harnessing to technology, action plan for each theater, and no access to financing। स्मार्ट पुलिस जिसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव रिस्पांस टैक्टिक्स व्हिच रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ डाटा ड्रिवन अप्रोचेस टू द पुलिस अथॉरिटी, यानी कि पुलिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। जो स्मार्ट पुलिस है उनका मेन एम क्या है, तो क्वालिटी और एफिशिएंसी को प्रूव करना पुलिसिंग की बाय यूजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ डाटा, जैसे कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स का पता हो, सिटीजन की फीडबैक ली जाए, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, ताकि जो डिसीजन है उनको प्रॉपरली बनाया जाए एंड रिसोर्स की एलोकेशन कर दी जाए। स्मार्ट पुलिस जो है इसमें फर्दर और भी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, जैसे कि पुलिस का डिस्पैच, जैसे कि ऑनलाइन रिपोर्ट्स, टेलीफोन रिपोर्टिंग यूनिट एंड फॉल्स अलार्म रिडक्शन। तो ये 2 टॉपिक्स थे जो कि आज के इंपॉर्टेंट थे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।